आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय के अध्ययन के। तो सबसे पहला जो है राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत होती है। जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसी अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का विकास कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय आय जो एक मापदंड है, राष्ट्रीय आय जो एक मापदंड है देश के या किसी भी देश के विकास को मापने के या विकास की गति को मापने का। और राष्ट्रीय आय जो है वो किसी भी देश के एक साल के अंदर जो सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कीमत है। एक साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कीमत है। तो यही जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश की ओर से जो है एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्राप्ति जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। उसके बाद कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय का माप का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया। राष्ट्रीय आय की माप का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति या 20 रुपये बताया था। जो राष्ट्रीय आय की जो अनुमान लगाया था या कॉन्सेप्ट दिया था वो और दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1868 में। और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय बताया था। वो था उस समय 340 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपये। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस को नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये का अनुमान लगाया था। जब दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया तो उस समय 20 रुपये थी, लेकिन 4 अगस्त 1949 को जो देश आज़ाद होने के बाद जो पहला जो अनुमान लगाया गया था या पहला जो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा बताया गया था प्रति व्यक्ति आय वो था 246 रुपये। उसके बाद है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने संबंधित मुख्य और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी केंद्रीय सरकार का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। और जो है देश की आज़ादी के बाद जो है 2 मई 1951 को जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापना हुआ और जिसका नियंत्रण जो है वो भारत सरकार के अधीन होता है और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की माप। राष्ट्रीय आय की माप की जो है 3 विधियाँ। राष्ट्रीय आय की माप की 3 विधियाँ। एक है आय के आधार पर, दूसरा है उत्पादन के आधार पर, दूसरा है व्यय के आधार पर। सबसे पहले हम आय गणना विधि को जानते हैं। आय गणना विधि के अंतर्गत जो है कुल लगान, कुल मजदूरी आदि को सम्मिलित करके जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति के वेतन को जो है आदि रूप से प्राप्त आय को सम्मिलित करके जो है राष्ट्रीय आय की माप निकाली जाती है। उसके बाद उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि जो वस्तु सेवा विधि, यह जो है उत्पादन गणना विधि जो है एक वस्तु सेवा विधि है। इस विधि के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। एक साल के अंदर जो अंतिम जो है किसी भी साल के अंतिम जो है उत्पाद का जो मूल्य है उसको सम्मिलित करके जो है राष्ट्रीय आय के माप की गणना की जाती है। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन, खनन, मत्स्य उद्योग, कृषि, पशुपालन, वानिकी को सम्मिलित किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत सभी वित्तीय क्षेत्र आते हैं, यानी सब व्यापार क्षेत्र आते हैं। उसके बाद है व्यय क्षेत्र या व्यय गणना विधि। इस विधि में जो उपभोग बचत विधि कहा जाता है, इस विधि को जो उपभोग बचत विधि कहा जाता है, इसमें खर्च और बचत को जो देखकर जो है उपभोग और बचत को सम्मिलित करके जो है राष्ट्रीय आय की माप का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं
तो वो सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर जो है, किसी एक देश के अंदर जो उसकी सभी वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसे ही हम सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। उसके बाद है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। सकल घरेलू उत्पाद में जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम सकल घरेलू उत्पाद में जो है, सकल घरेलू उत्पाद में तो हम मशीनों और पूंजी का जो उत्पादन करते हैं उसके मूल्य को भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन इस शुद्ध घरेलू उत्पाद में जो उनको घटाकर जो हमें हानि होती है पूंजी के घिसने से, उसको जो घटा करे, सकल घरेलू उत्पाद में जो पूंजी के घिसने से या पूंजी की घिसावट को, मशीन की घिसावट को जो है माइनस करके जो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। या हम एनडीपी का फॉर्मूला बोल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास या हानि, जिसे हम अब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल वो तो सकल घरेलू उत्पाद, अब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब जो किसी देश के द्वारा, वो था जो सकल घरेलू उत्पाद था वो था घरेलू सीमा के अंदर, यह किसी भी देश के द्वारा, ये वो है देश के अंदर, और ये है देश जो पूरा देश जो मिलकर जो उत्पाद करता है उसके बारे में। तो ये है किसी भी देश के अंदर जो एक वर्ष में जो सभी वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता। और इसमें जो है विदेशों का आय भी सम्मिलित होता है। घरेलू उत्पाद में जो सिर्फ देश के अंदर की बात होती है, लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है विदेशों के आय की भी बात होती है जो विदेशों से प्राप्त होती है। उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो जीएनपी का फार्मूला हम बना सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय। उसके बाद है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो जिस तरह हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद में जो हम पूंजी की घिसावट को माइनस करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए, उसी प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो पूंजी की घिसावट को जब घटा देंगे उससे जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, या एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद है राष्ट्रीय आय, एनआई, नेशनल इनकम। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है कि जब हमें प्रचलित कीमत, किसी वस्तु के मान लीजिए कीमत निर्धारित है, उसका जो है कीमत निर्धारित है और उसमें जो शुद्ध या उस कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जितना है उसमें यदि हम अप्रत्यक्ष कर को घटा दें, हम यदि उसमें जो प्राप्त होने वाले जो कर हैं उससे जो हमसे उस उत्पाद पर लगने वाले जो कर को यदि हम माइनस कर दें तो जो बाकी जो आय बचता है हमारे पास उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। या हम कह सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर को घटाने पर जो है हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। और ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं, क्योंकि जब हम जो है किसी भी चीज़ में जब हम मूल्यह्रास घटाते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में तो जो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी वही साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो है हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय बराबर प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान।
उसके बाद है वास्तविक राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी के लिए किसी आधार पर वर्ष के सापेक्ष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति निरंतर जो है बदलती रहती है, किसी भी देश की मुद्रा शक्ति जो है हमेशा बदलती रहती है, इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय की जानकारी किसी आधार पर वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर देते हैं। मत कहने का अर्थ है कि वास्तविक राष्ट्रीय की कोई जो है अवधारणा नहीं है, उसी जो है हम यदि वास्तविक राष्ट्रीय किसी भी देश का जो निकालना चाहते हैं तो उस पर जो हमें शुद्ध राष्ट्र उस देश की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर विचार करना होगा। तो जब हम उस पर विचार करेंगे तो जो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा वही जो है वो हम वास्तविक राष्ट्रीय आय होगा। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम। जब कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। जब जिस प्रकार जो है हम किसी गणित में कोई सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन की जो है मान लीजिए 10 समूह है, 10 समूह है, उसमें जो एक एक का जो है हमें किसी भी भाग का जो हमें बंटवारा निकालना है तो उसके लिए जो हमें भाग देना होता है, उसे जो हम भाग देना तो उसके बाद जो हम जो भी चीज़ उसमें बांटना चाहते हैं उसका आंसर निकालते हैं। उसी प्रकार जो है जब राष्ट्रीय आय में जो है हम कुल जनसंख्या को भाग दे देंगे तब जो है हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। और प्रति व्यक्ति आय दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। पहला है प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय माइनस प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय बट्टे वर्तमान जनसंख्या। कहने का अर्थ है प्रचलित कीमतों पर मान लीजिए किसी वस्तु का जो कीमत प्रचलित है कि ये जो वस्तु जो 10 रुपये में बिक रही है और उस पर जो प्रचलित कीमत पर जो राष्ट्रीय आय। सबसे पहला तो वो प्रति व्यक्ति है कि मान लीजिए हमारे पास उस वस्तु को जो खरीदने के लिए जो है उस वस्तु पर जो प्रति व्यक्ति आय खरीदने के लिए जो है हमारे पास 5 रुपये हैं। और उसके बाद जो है मान लीजिए प्रति कीमतों पर राष्ट्रीय मतलब उसी कीमत पर जो है देश की सीमा निर्धारित है कि वो जो है 12 रुपये में बेच सकता है या इससे कम में बेच सकता है। तो और बाकी जो है उसमें इन दोनों को माइनस करके यदि हम जो उस पर पूरी जनसंख्या से भाग दे दे उस वस्तु को निर्धारण के लिए तो जो है हमें जो है उस वस्तु पर जो है हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। उसके बाद कहता है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। कहा जाता है स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय है और उसमें यदि हम वर्तमान जनसंख्या से भाग दे दे तो जो है हमें पीसीआई प्राप्त होगा, पर कैपिटा इनकम प्राप्त होगा। उसके बाद है व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम। एक वर्ष में राष्ट्र के निवासियों से को प्राप्त होने वाली वार्षिक आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। हमें जो किसी भी मजदूरी के लिए जो वेतन प्राप्त होता है वही जो हमारी व्यक्तिगत आय होती है। व्यक्तिगत आय जो होता है राष्ट्रीय आय प्लस अंतरण भुगतान माइनस निगम कर माइनस अतिरिक्त लाभ और माइनस जो है सामाजिक सुरक्षा अनुदान। कहने का अर्थ व्यक्तिगत आय निकालने के सबसे पहला जो पूरा देश का जो इनकम है उनमें जो अंतरण भुगतान हम जो अंदर से जो कर के रूप में कुछ देते हैं और फिर जो किसी संस्था को जो हमसे जो सरकार टैक्स लेती है फिर जो हमें जो हमसे जो हम जो किसी हम अपने समाज के लाभ के लिए जो जो लाभ देते हैं उसको जो माइनस करके और किसी भी सामाजिक सुरक्षा को अनुदान जो देते हैं उन सबको माइनस करके जो हमें जो है वेतन दिया जाता है और जिसे हम जो व्यक्तिगत आय कहते हैं। उसके बाद है व्यय योग्य आय। प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त आय को पूर्णतः व्यय नहीं कर पाता बल्कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ राशि ले ली जाती है, शेष बची राशि को व्यय योग्य राशि कहते हैं। कहने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को जो वेतन मिलता है वो जो है पूरी आय को खर्च नहीं कर पाता क्योंकि जो है सरकार द्वारा उसमें से जो कुछ कर काट लिए जाते हैं, कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। कर काटने के बाद जो सरकार द्वारा कर काटने के बाद जो हमें जो खर्च करने के लिए रुपये बचते हैं उसे ही हम व्यय योग्य आय कहते हैं या उसका हम सूत्र कर सकते हैं व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय। व्यय योग्य आय इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। उसके बाद जो कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान। केंद्रीय संघीय संगठन ने वित्तीय वर्ष 2015 से 16 के लिए राष्ट्रीय आय की अग्रिम अनुमान 8 फरवरी 2016 को जारी किया। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय लेखों को मापने के लिए नए आधार वर्ष 2011
को 30 जनवरी 2015 से शुरू किया और इससे पूर्व राष्ट्रीय आय मापने के लिए आधार वर्ष 2004-5 था। पहले जो 2004-5 के आधार पर जो मापा जाता था राष्ट्रीय आय को, फिर केंद्रीय संगठन ने CSO ने जो है 2015 में जो है राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान 8 फरवरी 16 को जारी किया और उसमें जो आधार था वो था 2011-12 वर्ष, 2011 टू 12 वर्ष, और जो 30 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था।